प्यारे साथियों नमस्कार आप सभी का। आज हम पढ़ने वाले हैं अपने फिजिक्स के कक्षा 11 के पहला चैप्टर को। और इस पहले चैप्टर की इंपॉर्टेंस इतनी है कि भौतिक जगत पाठ कई सारे साथियों को इसलिए समझ नहीं आता क्योंकि इस चैप्टर में पूरी किताब का ओवरव्यू है। आपकी कक्षा 11 और कक्षा 12 कई सारे टॉपिक हैं जो ओवरव्यू है, यानी कि आपको थोड़ा 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 सारी चीजों के बारे में जानकारी देता है। ये पाठ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एक तरीके से, ताकि आपके बेसिक को मजबूत करे, आपकी बहुत सारी चीज़ों की जो आप हाई स्कूल में पढ़ते आ रहे हो, आप कक्षा 9 में पढ़ते आ रहे हो, वो सारी चीज़ों को दोहराता भी है और कहीं ना कहीं आपको आने वाले टॉपिक के बारे में जानकारी भी देता है। ये पाठ आपको फिजिक्स के बारे में बताता है, विज्ञान के बारे में बताता है, वैज्ञानिक आविष्कारों के बारे में बताता है, कुछ नियमों के बारे में बताता है, कुछ बलों के बारे में बताता है, कुछ ऊर्जा संरक्षण के बारे में बताता है। तो ये पाठ बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अगर हम बात करें कि इस पाठ में और भी क्या क्या चीज़ें हैं जो आज आप सीखने वाले हो, तो इस पाठ की बात करी जाए तो सबसे पहले इसमें सीखते हैं विज्ञान आखिरकार क्या होता है। उसके अलावा बात करी जाती है कि विज्ञान जो आप पढ़ने वाले हो इसका उद्देश्य क्या है, कि भाई क्या उद्देश्य है किसी भी चीज को पढ़ने का। ठीक है, उसके अलावा बात करी जाए तो विज्ञान की शाखाएं यानी ब्रांचेस क्या है, क्या क्या चीजें इसके अंदर हम लोग पढ़ते हैं, कौन कौन से ऐसी साइंसेस है। जैसे कि अगर आप फिजिक्स पढ़ते हो तो फिजिक्स में बहुत सारी साइंस शाखाएं हैं। जैसे कि अगर हम बात करें, कुछ है विद्युत की जिसमें हम लोग विद्युत के बारे में बात करते हैं, कुछ है स्थिर विद्युत की जिसमें हम लोग रुके हुए आवेशों की बात करते हैं, कुछ है चुंबक जिसके कारण हम चुंबक के गुणों का अध्ययन करते हैं, पृथ्वी के चुंबक के बारे में बात करते हैं, किसी तार के निकट चुंबकीय क्षेत्र की बात करते हैं। कुछ है हमारा मॉडर्न फिजिक्स जिसमें हम लोग जो 1850 ईस्वी के बाद का जो भी सन था उसमें जितनी भी खोजें हुई नई नई, उसके बारे में हम चीज़ों का अध्ययन करते हैं। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी जिसमें हम लोग वैज्ञानिक अध्ययनों को आगे बढ़ाते हुए चलते हैं। तो हमारी जो शाखाएं कौन कौन सी हैं विज्ञान की, वो हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। इसके साथ साथ वैज्ञानिक नियम पढ़ने वाले हैं, सिद्धांत पढ़ने वाले हैं, और अंत में वैज्ञानिक विधि पढ़ने वाले हैं कि विधियां क्या क्या होती हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं इस चैप्टर में। इस चैप्टर में सबसे पहले टॉपिक आता है कि आखिरकार विज्ञान क्या होता है। तो जब हम बात करते हैं कि विज्ञान क्या होता है तो हमारे सामने आती है एक परिभाषा, क्योंकि दुनिया में हर चीज को हमें एक परिभाषा के अंदर गढ़ने की आदत डालनी होगी अब। ठीक है, हाई स्कूल तक तो जैसे चाहा वैसे पढ़ लिया, लेकिन अब 11 में आने के बाद हमें हर चीजों को एक परिभाषा में गढ़ना आना चाहिए। तो अगर आपसे कोई पूछता है विज्ञान क्या है, तो आप उसके सामने ये बता सकते हो कि प्रकृति और प्राकृतिक घटनाओं का क्रमबद्ध परीक्षण। प्रकृति यानी कि जो आसपास हमारे वातावरण है, इसमें होने वाली जो भी घटनाएं हैं उनका क्रमबद्ध रूप से प्रेक्षण करना। प्रेक्षण मतलब ऑब्जर्वेशन करना, ध्यान देना। ठीक है, उसके बाद सुसंगत तर्कों और प्रयोगों से प्राप्त सुव्यवस्थित ज्ञान। हर चीज को मान ना लेना, किसी ने कुछ कह दिया तो हमने मान लिया, अपने तर्क का इस्तेमाल करना और उसे प्रयोग के द्वारा उसे सत्य सिद्ध करना। कि भाई अगर कोई चीज़ है, जैसे पहले के लोग क्या कहते थे, भूत को मानते थे, बहुत सारी चीज़ें मानते थे, लेकिन फिर बाद के लोग क्या हुए, बाद के लोगों ने अंधविश्वासों को छोड़ना शुरू किया और हर चीज को प्रयोग के आधार पर मानना शुरू किया। तो यहाँ पे क्या होगा, सुव्यवस्थित ज्ञान को विज्ञान कहते हैं, यानी कि हर चीजों को सुव्यवस्थित तरीके से प्रयोग के आधार पर ज्ञात करना, इसी सब चीजों को विज्ञान कहते हैं। कुल मिला के अगर मोटा मोटा कहा जाए तो प्रकृति और प्रकृति में होने वाली जितनी भी घटनाएं हैं, इन सब चीजों का अध्ययन क्या कहलाता है, विज्ञान कहलाता है। ठीक है, जैसे कि अगर मैं उदाहरण के तौर पे लूं, जैसे अगर उदाहरण के तौर पर देखिए, तो उदाहरण के तौर पर देखोगे तो आप तीन चीजें हैं यहाँ पे आपको देखने को मिल रही होंगी। जैसे सूर्य हमारा उदय हो रहा है, सूर्य उदय हो रहा है। इसके अलावा देख रहे हो मौसम में बदलाव देखने को मिल रहा है, मौसम बदल रहे होंगे, है ना। पहले गर्मी आती है, फिर ठंडी आती है, दिन होती है, रात होती है। ये सब क्या है, प्रकृति में होने वाली घटनाएं ही तो है। इसके अलावा बात करी जाए, देखिए पुष्प पहले कली रहता है, फिर उसके बाद धीरे 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 वो क्या हो जाता है, एक पुष्प बन जाता है। ये सारी चीजें प्रकृति में होने वाली एक घटना ही तो है। उसके अलावा बात करी जाए, जैसे आप देखते हैं वर्षा होती है तो इंद्रधनुष देखने को मिलता है। ये सब कुछ प्रकृति में होने वाली एक विशेष घटनाएं ही तो है।
ज्वालामुखी का विस्फोटन, कहीं कहीं पर ज्वालामुखी फट जाता है। तो ज्वालामुखी भी दो प्रकार के होते हैं, सुप्त ज्वालामुखी जो सोते हुए होते हैं, कुछ ठंडे ज्वालामुखी होते हैं जो बंद हो जाते हैं, कभी नहीं फटते, ठीक है, उनके अंदर पानी भर जाता है। लेकिन कुछ ऐसे सक्रिय ज्वालामुखी होते हैं जो कि फटते रहते हैं, कुछ साल बाद वापस से इरप्ट कर जाते हैं, ठीक है। तो ऐसे ज्वालामुखी क्यों फटते हैं, इसके पीछे क्या वजह है, भूकंप आ रहा है क्यों आ रहा है, बाढ़ आ रही है क्यों आ रही है, सुनामी आ रही है क्यों आ रही है। तो प्रकृति में जो सब घटनाएं हो रही हैं, इन सब घटनाओं का अध्ययन करना ही क्या कहलाता है, एक प्रकार से विज्ञान कहलाता है, ठीक है। अब विज्ञान की मोटी मोटी शाखाएं देखी जाए कि इसकी शाखा क्या कितनी प्रकार की होती है। विज्ञान तो जान लिया, शाखा कितनी प्रकार की होती है। तो विज्ञान की शाखा अगर देखी जाए ना, ब्रांचेस ऑफ साइंस, तो इसकी प्रमुख दो शाखा होती है। कितनी शाखा, प्रमुख रूप से इसकी दो शाखा मानी गई। जैसे कि पहली होती है भौतिकीय विज्ञान। भौतिकीय विज्ञान मतलब जिसे आप छू सकते हो, महसूस कर सकते हो, गणना कर सकते हो, है ना, गिनती भी कर सकते हो, उन्हें क्या कहेंगे, भौतिकीय विज्ञान कहेंगे। तो भौतिकीय विज्ञान के अंतर्गत क्या क्या आता है, भौतिक साइंस जो कि हमारा फिजिक्स आता है, उसके अलावा गणित आता है, मैथमेटिक्स आता है, उसके अलावा रसायन आता है, और भूगोल विज्ञान। भूगोल मतलब पृथ्वी के बारे में अध्ययन करना, नदियों के बारे में अध्ययन करना, ज्वालामुखी के बारे में अध्ययन करना, सुनामी के बारे में, अर्थक्वेक के बारे में, सब अध्ययन करना, ठीक है। तो ये सारा कुछ क्या कहलाता है, ये सारा कुछ भौतिकीय विज्ञान कहलाता है, फिजिकल साइंस कहलाता है, जिसमें फिजिक्स एक पार्ट है, जिसमें फिजिक्स एक पार्ट है, हमेशा याद रखिए। दूसरा है हमारा जैव विज्ञान यानी बायोलॉजिकल साइंस। बायोलॉजिकल साइंस में भी हमारे पास दो हैं, यानी हमारा जीव विज्ञान है और एक दूसरा हमारा वनस्पति विज्ञान है। तो दो हमारे विज्ञान इसमें देखने को मिलते हैं। अब बारी आती है कि फिजिक्स क्या है सर। विज्ञान तो आपने बता दिया कि दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है, वि प्लस ज्ञान, विशिष्ट ज्ञान होता है एक प्रकार का विज्ञान। लेकिन फिजिक्स क्या है सर। तो फिजिक्स ना, जैसा अभी आपने पढ़ा, विज्ञान की एक ऐसी शाखा है, एक ऐसा प्रकार है जिसके अंतर्गत प्रकृति और प्राकृतिक घटनाओं का अध्ययन किया जाता है। प्रकृति और प्राकृतिक घटनाओं का अध्ययन किया जाता है, मतलब हम लोग नेचर के बारे में जानेंगे और नेचर में हो रही जितनी भी घटनाएं हैं उन सब का अध्ययन करेंगे, इसी को हम कहेंगे फिजिक्स। ये जो आपकी परिभाषा देखने को मिल रही है, ये परिभाषा बहुत पहले की है, मतलब जो पुरानी किताबों में होती थी तो ये परिभाषा लिखी होती थी। 1800 ईस्वी के पहले की परिभाषा ये है। इसे कहते हैं चिरसम्मत भौतिकी, यानी क्लासिकल फिजिक्स में ये परिभाषा देखने को मिलती है। लेकिन उसके बाद आती है हमारी मॉडर्न फिजिक्स। मॉडर्न फिजिक्स यानी 1800 ईस्वी के बाद की फिजिक्स, जब हमारे आइंस्टीन वगैरह का अस्तित्व आ गया था। तो आइंस्टीन ने एक थ्योरी निकाली थी, द्रव्यमान और ऊर्जा की थ्योरी, यानी कि द्रव्यमान ऊर्जा में कन्वर्टेबल है, ठीक है, मास कैन इजिली बी कन्वर्टेड इनटू एनर्जी। यहाँ पे बात आती है E बराबर mc स्क्वायर की, जिसको एक फॉर्मूला द्वारा उन्होंने बताया था, E बराबर mc स्क्वायर। यहाँ पे उन्होंने बताया था कि कोई भी अगर हमारे पास, जैसे लेट्स से हमारे पास एक पेन है, पेन का एक मास भी है, लेकिन अगर इसी पेन को, जिसका एक मास है, अगर इसको लाइट की स्पीड से चलाया जाए तो कहीं ना कहीं इसका मास धीरे 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 कम होते होते एनर्जी में कन्वर्ट होने लगता है। तो मास कैन इजिली बी कन्वर्टेड इनटू एनर्जी अगर हम इसे बहुत हाई स्पीड से भगाएं तो, ठीक है। ये सारी चीजें हमने समझ ली। अब उसके बाद जो अगर मॉडर्न फिजिक्स के आधार पर, अगर हम जो आधुनिक भौतिकी है उसके आधार पर अगर हम डिफिनेशन डिसाइड करें, तो मॉडर्न फिजिक्स के आधार पर जो डिफिनेशन होती है, परिभाषा होती है, वो परिभाषा कुछ इस प्रकार से है कि भौतिकी विज्ञान की वो शाखा है जिसके अंतर्गत द्रव्य यानी कि पदार्थ यानी मैटर को एनर्जी में और उनकी अंतरक्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। यानी कोई भी मैटर है उसको हम लोग एनर्जी में बदल सकते हैं, और ना सिर्फ मैटर को एनर्जी में, एनर्जी को मैटर में, बल्कि इन दोनों का आपस में रिलेशन भी, द्रव्य का अध्ययन, ऊर्जा का अध्ययन और इनका आपस में रिलेशन, ये सब चीजों का जो अध्ययन होता है, स्टडी होता है, इसी को हम क्या कहते हैं, इसी को हम फिजिक्स कहते हैं। क्या कहते हैं, फिजिक्स कहते हैं। तो मॉडर्न डिफिनेशन ये होती है, आधुनिक परिभाषा ये है कि द्रव्य का, ऊर्जा का और इनका आपस में अंतर संबंध, यानी इंटर रिलेशन बिटवीन एनर्जी एंड मैटर इज कॉल्ड फिजिक्स, ठीक है। यही क्या कहलाता है, फिजिक्स कहलाता है। ये हमारी मॉडर्न डिफिनेशन कहलाती है। पुरानी फिजिक्स की डिफिनेशन क्या थी, पुरानी फिजिक्स की डिफिनेशन ये थी कि प्रकृति और प्राकृतिक घटनाएं
जो प्रकृति है और प्रकृति की घटनाएं हैं, उनमें जो भी चीजें हो रही हैं, जो भी घटनाएं हो रही हैं, उन सब का भी अगर हम अध्ययन करते हैं, स्टडी करते हैं, तो ये हमारी क्या कहलाती है? फिजिक्स कहलाती है। तो ये हमारा दो डिफिनेशन देखने को मिलती है, पुरानी फिजिक्स की और हमारी आधुनिक भौतिकी की दो डिफिनेशन अलग अलग देखने को मिलती है। अब बात करती है कि सर द्रव्य आखिरकार क्या होता है। अभी तो आपने द्रव्य बता दिया, बट द्रव्य होता क्या है? तो मोटा मोटा अगर देखा जाए तो द्रव्य हम ऐसे समझ सकते हैं, जो आपने कक्षा 8, कक्षा 7, कक्षा 6 कई बार पढ़ा होगा, द्रव्य 3 प्रकार के होते हैं, ठोस, द्रव और गैस। तो वही होता है द्रव्य भी, ठीक है। ऐसी सभी चीजें, वो हर चीज जो अपने अंदर द्रव्यमान रखती है, अपने अंदर द्रव्यमान, जैसे अगर मैं इस पेन की बात करूं, क्या इस पेन का द्रव्यमान होगा? यस। तो अगर इसका द्रव्यमान है तो ये द्रव्य रखती है, ये स्थान भी घेरती है ना, और जगह घेरती है, उसे द्रव्य कहते हैं। उदाहरण के लिए लकड़ी, पृथ्वी, हवा, पानी, मोबाइल, मिट्टी, ये सब क्या है? द्रव्य है। 3 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का? ठोस होगा, द्रव होगा, गैस होगा। 3 प्रकार का होता है, आप जानते हैं, तो इसे द्रव्य कहते हैं। ऊर्जा की बात करी जाए तो ऊर्जा क्या होते हैं साथियों? ऊर्जा क्या है? ऊर्जा का अध्ययन किया जाए तो ऊर्जा वास्तव में आप कह सकते हैं कि कार्य करने की क्षमता को ही ऊर्जा कहते हैं। कार्य करने की क्षमता मतलब जैसे आप कोई कार्य कर रहे हो तो वही तो ऊर्जा है। आपको एक बाल्टी पानी लेकर के छत पे चढ़ गए, आपने कार्य किया बाल्टी के ऊपर, पानी के ऊपर, तो पानी में एक प्रकार की एनर्जी सेव हो गई। जब भी आप कोई कार्य करते हो ना, तो वो कार्य आपका ऊर्जा में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। किस में कन्वर्ट हो जाता है? ऊर्जा में बदल जाता है आपका किया गया कार्य, ठीक है। तो किसी पिंड की कार्य करने की क्षमता को ही हम क्या कहते हैं? उस पिंड की ऊर्जा कहते हैं। जैसे अगर आपके पास कार्य करने की क्षमता है तो हम कहेंगे आपके पास ऊर्जा है। अगर आपके पास कार्य करने की क्षमता नहीं है तो हम कहेंगे भाई इस इंसान के पास ऊर्जा नहीं है, इसके पास कार्य करने की क्षमता नहीं है, इसके पास ऊर्जा नहीं है, ठीक है। तो कार्य करने की क्षमता को ही हम क्या कहते हैं? ऊर्जा कहते हैं, ठीक है। अब ऊर्जा भी कई प्रकार की हो सकती है। बेसिकली जो हम लोग 11 में हम पढ़ेंगे तो 11 में हम लोग पढ़ते हैं स्थितिज ऊर्जा के बारे में, स्थितिज ऊर्जा के बारे में पढ़ते हैं, और पढ़ते हैं गतिज ऊर्जा के बारे में। मेनली यही दो ऊर्जा के बारे में हम लोग ज्यादातर पढ़ते हैं। इसके अलावा हम लोग पढ़ते हैं स्प्रिंग की स्थितिज ऊर्जा के बारे में पढ़ते हैं मेनली, और डोरी की स्थितिज ऊर्जा के बारे में पढ़ते हैं। बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन मोटा मोटा यही दो चीजें ही रहेंगी, स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा के बारे में, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। आगे देखेंगे तो भौतिकी जो होती है ना, फिजिक्स, वो वास्तव में दो प्रकार की होती है। एक होती है क्लासिकल फिजिक्स, जिसे हम कहते हैं चिरसम्मत भौतिकी, जिसे कहते हैं चिरसम्मत भौतिकी, चिरसम्मत भौतिकी। ये क्लासिकल फिजिक्स होती है। फिजिक्स का अगर हम बांटे तो ये क्लासिकल फिजिक्स होगी, ये मॉडर्न फिजिक्स यानी कि आधुनिक भौतिकी, आधुनिक भौतिकी ये होती है। अब क्लासिकल फिजिक्स की अगर हम बात करें, जो हमारी पुरानी फिजिक्स थी, और यानी 1800 ईस्वी के पहले की जो फिजिक्स हुआ करती थी, उसमें क्या क्या पढ़ाया जाता था? उसमें पढ़ाया जाता था आपको मैकेनिक्स यानी यांत्रिकी पढ़ाई जाती थी, यांत्रिकी पढ़ाई जाती थी। ऑप्टिक्स पढ़ाया जाता था यानी कि आपको प्रकाशिक यंत्र और पूरा प्रकाशिकी पढ़ाया जाता था, जिसमें आपका लेंस होता है, रिफ्रैक्शन होता है, रिफ्लेक्शन होता है, ये सब चीज़ें, पोलराइजेशन होता है, बहुत सारी चीज़ें, डिफ्रैक्शन होता है ना। तो वो सारी चीज़ें इसमें पढ़ाई जाती हैं। तो किसमें पढ़ाई जाती है? ऑप्टिक्स में यानी प्रकाशिकी में पढ़ाई जाती है। इसके अलावा इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म होता है, विद्युत चुंबक होता है, विद्युत चुंबक होता है। तो विद्युत चुंबक में आपको विद्युत और चुंबक के बारे में पढ़ाया जाता है। इसके अलावा थर्मोडायनेमिक्स होता है यानी ऊष्मागतिकी होता है, ऊष्मागतिकी होता है। तो ये सारी चीज़ें हैं जो कि आपको पहले पढ़ाई जाती थी, 1800 ईस्वी के पहले पढ़ाई जाती थी। लेकिन समय बदलता है तो बहुत सारी चीज़ें खोज होती हैं, नई नई चीज़ों की खोज होती है। और नई नई चीज़ों में खोज किसकी हुई? एटॉमिक फिजिक्स की खोज हुई। एटॉमिक फिजिक्स में मतलब आप समझ लीजिए परमाणु की खोज हुई, उसके बाद नाभिक की खोज हुई, बहुत सारी चीज़ें और भी सामने आई। तो परमाणु हुआ यहाँ पे परमाणु की खोज हुई, अणु की खोज हुई, न्यूक्लियर फिजिक्स यानी नाभिक की खोज हुई, नाभिकीय भौतिकी की खोज हुई। उसके बाद आया क्वांटम मैकेनिक्स यानी कि क्वांटम यांत्रिकी की खोज हुई, जिसमें डायोड वगैरह आए आपके सामने, डायोड आए, सेमीकंडक्टर आया, ये सारी चीज़ों की खोज हुई, ठीक है। तो ये आया क्वांटम यांत्रिकी, क्वांटम यांत्रिकी।
और सबसे लास्ट में आप कह सकते हो इलेक्ट्रॉनिक्स यानी कि विद्युत की आया, विद्युत की आया। मानिए अब विद्युत की खोज हो चुकी है, और विद्युत की खोज कैसे हुई है आप कह सकते हो बल्ब वगैरह बन गया था, बल्ब वगैरह बनने के बाद डीसी करंट, एसी करंट, ये सब चीज़ों की खोज हो गई थी। तो ये सारी चीज़ें सामने आ चुकी हैं, ठीक है। यानी कि आप कह सकते हो कि फैराडे ने अपना विद्युत चुंबकीय प्रेरण नियम ला दिया है और अल्टरनेटिंग करंट का आविष्कार हो चुका है। तो ये सारी चीज़ें जो है हमारी इसके बाद आती हैं सामने। अब बात आती है कि भौतिकी और गणित में क्या संबंध है। कई सारे आपके क्वेश्चन हो सकते हैं कि सर भौतिकी और गणित में आपस में क्या संबंध होता है, कैसे ये दोनों एक दूसरे से संबंधित होते हैं। तो भौतिकी और गणित की बात करी जाए साथियों, तो भौतिकी एक यथार्थ विज्ञान है। जो फिजिक्स होता है एक प्रकार का यथार्थ विज्ञान है, एक ऐसा विज्ञान है जो प्रयोग और मापन पर आधारित है। आप जानते हैं ये बात, जो फिजिक्स होता है प्रयोग और मापन पर आधारित एक प्रकार का विज्ञान होता है, ठीक है। अतः भौतिकी के नियमों और सिद्धांतों को समझने के लिए गणित का ज्ञान होना आवश्यक है। कई बार ऐसा होता है कि आपको बहुत सारे मैथ के जो फॉर्मूले होते हैं वो डायरेक्ट अप्लाई होते हैं फिजिक्स में, तो हमें ट्रिग्नोमेट्री के कई सारे फॉर्मूले सीखने पड़ते हैं हमें कई बार जो है मेंसुरेशन के फॉर्मूले सीखने पड़ते हैं, कई बार ज्योमेट्री के कई सारे रूल उसमें लग जाते हैं। तो अगर मैथ के कई सारे फॉर्मूले हमारे फिजिक्स में लगते हैं तो हमें वो सब चीज़ें सीखनी होती है। वो सब चीज़ें सीख करके तभी हम अच्छे से फिजिक्स को समझ सकते हैं, ठीक है। तो क्या ऐसा होगा कि फिजिक्स हमें समझ नहीं आएगी अगर हम मैथ के स्टूडेंट नहीं है तो? नहीं, ऐसा नहीं है। बेसिक मैथमेटिक्स का फॉर्मूले ही लगते हैं, सारे बच्चों को समझ आ जाती है। और नहीं भी आती है तो मैं अलग से मेंशन करता चलता हूँ कि भाई ये फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई हो रहा है, ऐसे इस फॉर्मूले को लगाना है, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी गणित के बिना भौतिकी संसार का प्रसार हो पाना कठिन। अगर आप भौतिकी संसार का प्रसार करना चाहते हैं, फैलाना चाहते हैं, और भी भौतिकी में फिजिक्स में बहुत सारी जानकारियां लेना चाहते हैं, तो आपको गणित, बेसिक गणित तो आनी ही चाहिए, ठीक है। त्रिकोणमितीय, बीजगणित, अवकलन और समाकलन आदि का उपयोग करके भौतिकी की मूल समीकरणों की बहुत सी बातें ज्ञात की जा सकती हैं। त्रिकोणमिति आपको आनी चाहिए, समाकलन आना चाहिए, अवकलन आना चाहिए, बीजगणित आना चाहिए। ये सब चीज़ें अगर आपको पता है तो समीकरण से बहुत सारी चीज़ें ज्ञात करी जा सकती हैं। इसके अलावा रेडियो, टेलीविजन, कंप्यूटर, उपग्रह आदि गणित और भौतिकी की संयुक्त देन है। रेडियो, टेलीविजन, कंप्यूटर ये सब क्या है? भौतिकी की संयुक्त देन है। गणित भौतिकी की भाषा है। गणित क्या है साथियों? भौतिकी की एक प्रकार से भाषा कही जाती है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं आगे बढ़ते हैं तो भौतिकी और रसायन में संबंध देखते हैं कि आखिरकार भौतिकी और रसायन में क्या संबंध है। तो अगर हम एक तरफ रसायन विज्ञान को देखें, एक तरफ भौतिकी यानी फिजिक्स को देखें, तो इनमें आखिरकार क्या संबंध देखने को मिलता है। आपको शायद नहीं पता, पर परमाणु और नाभिक ये सब खोज करने वाले और रेडियो एक्टिव पदार्थों की खोज करने वाले कहीं ना कहीं वे सब फिजिक्स के वैज्ञानिक थे, ठीक है। तो फिजिक्स के वैज्ञानिकों ने ही रसायन में बहुत सारा काम किया है, योगदान दिया। जैसे माइकल फैराडे की भी बात करी जाए तो माइकल फैराडे ने केमिस्ट्री में भी बहुत सारी खोज करी है और फिजिक्स में भी बहुत सारी खोज करी है। बेसिकली वो एक फिजिक्स के वैज्ञानिक थे, लेकिन उन्होंने केमिस्ट्री में भी खोज करी है। इसी प्रकार से बहुत सारे अन्य वैज्ञानिक भी हुए जैसे कि परमाणु संरचना की खोज भौतिक वैज्ञानिकों ने परमाणु संरचना के अध्ययन से आवर्त सारणी में तत्वों की व्यवस्था, संयोजकता और प्रकृति और रासायनिक बंध के ढंग से समझा जा सकता है, ठीक है। मतलब आप एक तरीके से कह सकते हैं कि परमाणु संरचना की जो खोज है उसकी खोज सबसे पहले किसने करी थी? भौतिक वैज्ञानिकों ने ही करी थी, जिसके आधार पर आप आवर्त सारणी में तत्वों को, क्या आवर्त सारणी आप जानते होंगे जिसमें सारे तत्वों को उनके परमाणु क्रमांक के आधार पर व्यवस्थित किया गया है। अब कई सारे तत्व थे जिनकी खोज जो है भौतिकी के वैज्ञानिकों ने करी है, ठीक है। उसके आधार पर एक्स किरणें और न्यूट्रॉन का विवर्तन, चुंबकीय अनुनाद भौतिकी की देन है। बहुत सारी चीजें हैं जो जैसे एक्स किरणों की खोज है, गामा किरणों की खोज है, बहुत सारी अन्य चीज़ों की खोज है। ये सब किसने करी है? भौतिक के वैज्ञानिकों ने करी है। इसके अलावा रेडियो एक्टिविटी भौतिकी की देन है। जैसे हम रेडियो एक्टिविटी में बात करते हैं कि कई सारे ऐसे पदार्थ प्रकृति में पाए जाते हैं, जैसे रेडियम हो गया, थोरियम हो गया, यूरेनियम हो गया, पोलोनियम हो गया। इन सब से स्वतः ही एक प्रकार की किरणें निकलती रहती हैं, इन्हें हम रेडियो एक्टिव पदार्थ कहते हैं। और इन किरणों की बात करी जाए तो इनमें अल्फा, बीटा और गामा किरणें प्रमुख रूप से होती हैं। ऐसी किरणों को हम क्या कहते हैं? रेडियो एक्टिव किरणें कहते हैं, ठीक है। अच्छा, इनकी खोज किसने करी थी? इनकी खोज सबसे पहले करी थी बैकरोल नाम के साइंटिस्ट ने, ठीक है। अच्छा, आगे बात होती है इनका अध्ययन कर पदार्थ की अति सूक्ष्मताओं का भी पता लगाया जा सकता है। पदार्थ के सबसे छोटे कणों का भी पता लगाया जा सकता है इन सब चीज़ के अध्ययन करके। और ये सब चीज़ें किसकी देन है? रेडियो एक्टिविटी वगैरह ये सब फिजिक्स के साइंटिस्टों की ही देन है। तो फिजिक्स के साइंटिस्टों ने कहीं ना कहीं
रसायन विज्ञान में भी अपना बहुत सारा योगदान दिया है। इसके अलावा बात करी जाए जीव विज्ञान में हमारे फिजिक्स के साइंटिस्टों का क्या हाथ था तो आप सभी जानते हो, डॉक्टर के पास जाते हो तो डॉक्टर के पास थर्मामीटर होता है। थर्मामीटर में हम लोग ताप आदि की बात करते हैं, टेम्परेचर की बात करते हैं। तो वो टेम्परेचर वगैरह जो था वो सब कुछ फिजिक्स में पढ़ाया जाता है आपको, ठीक है। तो पूरा थर्मामीटर किस पे आधारित है? फिजिक्स पे ही आधारित होता है। फिजिक्स के वैज्ञानिकों ने थर्मामीटर बनाया, फिजिक्स के वैज्ञानिकों ने बनाई अल्ट्रासाउंड की मशीन, फिजिक्स के वैज्ञानिकों ने बनाई स्टेथोस्कोप जिससे आपके दिल की धड़कन वगैरह डॉक्टर जांच करता है, फिजिक्स के वैज्ञानिकों ने बनाए माइक्रोस्कोप जिससे डॉक्टर जांच करता है कि किसी के खून में कुछ कमियां तो नहीं है। तो जितना भी डॉक्टर मशीन यंत्र इस्तेमाल करता है वो सब फिजिक्स के वैज्ञानिकों ने बनाई। जीव विज्ञान में प्रयुक्त होने वाली सूक्ष्मदर्शी मतलब माइक्रोस्कोप भौतिकी की देन है। इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी की सहायता से कोशिका की संरचना को आसानी से समझा जा सकता है। इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी बहुत छोटी चीजों को भी दिखा सकता है। इसकी सहायता से कोशिका की संरचना कैसी हो गई इसको भी देखा जा सकता है। एक्स किरणों की सहायता से शरीर के अंदर स्थान पर टूटी हड्डियों का पता लग जाता है। अगर एक्स किरणों जो एक्स रेज है जिसकी खोज भौतिकी के वैज्ञानिकों ने करी थी, उनकी सहायता से हम लोग क्या खोज कर सकते हैं? उनकी सहायता से शरीर के अंदर अगर आपकी कोई हड्डी वगैरह टूटी है तो इसका अध्ययन बड़े ही आसानी से लग सकता है, ठीक है। इन किरणों का उपयोग करके कैंसर जैसी भयंकर रोग के उपचार में भी किया जाता है। इसके अलावा जब जीवाणु और फंजाई पर विकिरण डाला जाता है, जब जीवाणु, आप जानते हैं जीवाणु कितने काम की चीज भी है और नुकसान भी है। जब बैक्टीरिया और फंजाई पर विकिरण डाला जाता है यानी रोशनी डाली जाती है तो नया पदार्थ प्राप्त होता है जिसका प्रयोग प्रतिजैविक यानी एंटीबायोटिक एंजाइम और विटामिन बनाने में होता है। आप जानते होंगे, अगर आपने बायोलॉजी थोड़ी भी पढ़ी है तो आपको पता होगा कि प्रतिजैविक यानी कि एंटीबायोटिक कैसे बनते हैं। जीवाणु पर हम लोग किसी भी प्रकार का क्या डालते हैं? विकिरण डालते हैं जिससे बनता है एंटीबायोटिक, और उस एंटीबायोटिक का हम लोग इस्तेमाल करते हैं किसी भी रोग के रोकथाम में। यानी अगर आपको कोई रोग हो गया है तो उसके रोकथाम में, उस रोग का उपचार करने में हम लोग एंटीबायोटिक का इस्तेमाल करते हैं, और ये सब बनता है फिजिक्स की सहायता से। फिजिक्स की सहायता से ही बनता है। आजकल जो अल्ट्रासाउंड है वो सब मशीन किससे बनी है? अल्ट्रासाउंड की सारी मशीनें बनी है फिजिक्स की देन ही है। अब बात आती है कि समाज में फिजिक्स ने क्या रोल निभाया है। तो अगर बात करें समाज में, तो फिजिक्स ने समाज में रेडियो दिया, टेलीविजन दिया। आपके आसपास आप जिस मोबाइल में हमें देख पा रहे हैं उस मोबाइल को देने वाला भी फिजिक्स ही है। तो रेडियो टेलीविजन की सहायता से दुनिया के किसी भी कोने में होने वाले क्रियाकलापों को किसी भी क्षण सुना या देखा जा सकता है। इसके अलावा बात करी जाए टेलीफोन, फैक्स, इंटरनेट, मोबाइल फोन आदि की सहायता से दूरस्थ स्थानों से व्यक्तियों को संपर्क स्थापित किया जा सकता है, ठीक है। अगर बात करी जाए कंप्यूटर की सहायता से, तो जटिल से जटिल गणनाओं को कुछ ही सेकंड में शुद्धता से किया जा सकता है। और इन सब के अलावा रोबोट कई ऐसे स्थानों पर भेज करके काम में लाया जा सकता है जहां पर मनुष्यों का पहुंच पाना संभव नहीं है। यानी आप कई जगह पर ऐसे चीज रोबोटों को भेज सकते हैं। आज के टाइम पर रोबोट बन चुके हैं, एआई आ चुका है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ चुका है। ये सब चीजें कहीं ना कहीं फिजिक्स की ही देन है, ठीक है। अब बारी आती है कि आपको कुछ बलों के बारे में इसमें सिखाया जाता है। फिजिक्स में आपको कुछ बलों के बारे में बताया जाता है। जैसे मान लीजिए कि कोई दो द्रव्यमानी वस्तुएं हैं। मान लीजिए यहाँ पे एक वस्तु है जिसका द्रव्यमान लगा हुआ है स्मॉल m, m1 लगा हुआ है, इसका द्रव्यमान रखा हुआ है। एक वस्तु है उसका द्रव्यमान m1 है, एक अन्य वस्तु है उसका द्रव्यमान रखा हुआ है m2, एक अन्य वस्तु है इसका द्रव्यमान है m2। दो वस्तुएं बहुत ही पास पास रखी हैं और इनके बीच की दूरी की बात करी जाए तो इनके बीच की दूरी है r, इनके बीच की दूरी है r। अब इन दो वस्तुओं के बीच में एक प्रकार का आकर्षण बल कार्य करता है। कैसा बल कार्य करता है साथियों? आकर्षण बल कार्य करता है। और ये आकर्षण बल की अगर बात करी जाए तो ये आकर्षण बल वास्तव में निर्भर करता है, अनुक्रमानुपाती होता है दोनों पदार्थों के द्रव्यमानों के गुणनफल के, यानी कि m1 और m2 के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है। साथ ही साथ अनुक्रमानुपाती होता है दोनों के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रम का, ठीक है। यानी कि 1/r² का अनुक्रमानुपाती होता है। अब इन्हीं दोनों रिलेशन से अगर हम एक संबंध बनाएं तो हमें संबंध ये प्राप्त होता है F बराबर, पहले तो अनुक्रमानुपाती ही प्राप्त होगा, F अनुक्रमानुपाती m1 m2 अपॉन में r², m1 m2 अपॉन में r²। और जब हम इसे बराबर करते हैं साथियों, दोनों पक्षों को इक्वल करते हैं, तो हमें प्राप्त होता है F बराबर, यहाँ पे कांस्टेंट मिलता है G, क्या मिलेगा? एक G कांस्टेंट मिलेगा। और वो G कांस्टेंट लिख करके हम लिखते हैं m1 m2 अपॉन में r²। अब यहाँ पे जो G होता है साथियों, ये एक प्रकार का क्या होता है? एक नियतांक होता है। इस नियतांक को कहा जाता है यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, यानी
सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक कहलाता है। और अगर इसके मान की बात करी जाए तो जी का जो मान होता है इसे कहते हैं 6.67 इंटू 10⁻11 और मात्रक होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर। ये होता है इसका मात्रक। तो प्यारे बच्चों, यहाँ तक आपको समझ में आ चुका है। जरा देख लेते हैं शब्दों में क्या लिखा है। तो प्रकृति में विभिन्न पिंडों के बीच कार्य करने वाले बल को, अलग अलग पिंड जो होता है, जैसे मान लीजिए सूर्य है, पृथ्वी है, इनके बीच में एक प्रकार का बल लग रहा है, तभी तो सूर्य के चारों तरफ पृथ्वी परिक्रमा कर रही है। ठीक है। और अगर पृथ्वी और चंद्रमा की बात करी जाए तो चंद्रमा पृथ्वी के चारों तरफ क्यों परिक्रमा कर रहा है? चंद्रमा पृथ्वी के चारों तरफ इसलिए परिक्रमा कर रहा है क्योंकि चंद्रमा पर लग रहा है एक प्रकार का गुरुत्वाकर्षण बल। ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं कि भाई ये गुरुत्वीय बल, आकर्षण बल, ये कितना परिमाण में लगता है किसी भी बॉडी पर। जैसे इन दो बॉडियों के बीच में जो आकर्षण बल लग रहा है उसको हम कैसे निकालेंगे? तो निकालने का तरीका है कि आकर्षण बल दोनों पिंडों के द्रव्यमानों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होगा, दोनों के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होगा। बराबर करोगे, m1 m2 ऊपर आया, r² नीचे आया। जब हमने इक्वल किया दोनों पक्षों को, भाई बराबर भी तो करना है, दोनों पक्षों को बराबर किया तो यहाँ पे एक कांस्टेंट से हमें मल्टीप्लाई करना पड़ा। उस कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करना पड़ा तो उस कांस्टेंट की वैल्यू क्या थी? उस कांस्टेंट की वैल्यू इतनी है, 6.67 इंटू 10⁻11। ये वैल्यू होती है उस कांस्टेंट की, जिसको मल्टीप्लाई कर दिया जाए दाएं साइड में तो बराबर हो जाएगा दोनों पक्ष। ठीक है। तो ये होता है पूरा का पूरा। अब बात आती है कि सर इसको हम क्या पढ़ते हैं? इसकी कुछ विशेषताएं भी हैं। क्या विशेषताएं हैं? यह व्युत्क्रम वर्ग के नियम का पालन करता है। व्युत्क्रम वर्ग क्या होता है सर? व्युत्क्रम वर्ग होता है कि भाई जो होता है F वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/r² होता है। यह सदैव आकर्षण बल होता है। यह हमेशा किस प्रकृति का होता है? आकर्षण प्रकृति का होता है, यानी हमेशा क्या करता है? अट्रैक्ट करता है, कभी रिपेल नहीं करेगा, कभी धक्का नहीं मारेंगे आपस में एक दूसरे को। इनकी बल की परास बहुत अधिक होती है, बहुत ज्यादा परास के बल होते हैं, यानी इनके बीच की जो डिस्टेंसेज होती है ना, ये बहुत डिस्टेंस के बीच की होती है। माने अगर पृथ्वी यहाँ पे है, सूर्य यहाँ पे है, सोचिए कितनी ज्यादा डिस्टेंस है। सूर्य और पृथ्वी के बीच में इतनी दूरी है, सूर्य और प्लूटो के बीच में कितनी दूरी है, तो ये बल कितनी लंबी परास का है, कितनी दूरी तक चीजों को अपनी तरफ आकर्षित कर लेता है। अब आपको पता चल गया कि ये बल कितना लंबा परास का है। वास्तव में ये बल क्षीण होता है। वास्तव में होता क्या है ना कि इनका द्रव्यमान अगर कम होता है तो ये बल बहुत कम कार्य करता है। जैसे आप हो और आपके घर में कुछ सामान रखे होंगे, ठीक है, आपके भाई बहन होंगे, क्या आपको कभी ऐसा लगता है कि आपका भाई आपको खींच रहा है अपनी तरफ? नहीं लगता। क्यों नहीं लगता? इसलिए नहीं लगता क्योंकि दोनों बॉडीज, दोनों इंसानों के बीच में मास दोनों का बहुत ज़्यादा कम है। जब मास बहुत कम होता है, द्रव्यमान बहुत कम होता है, तो दोनों चीज़ों के बीच में आकर्षण बल बहुत कम महसूस होता है, बहुत ज़्यादा कम। इसलिए आपको नहीं लगता कि आपका भाई आपको खींच रहा है क्योंकि आप दोनों का मास बहुत ज़्यादा कम है। ठीक है। किसकी तुलना में? सूर्य और पृथ्वी की तुलना में। ऐसा नहीं है कि हम ऐसे ही ले लेते हैं, हम तुलनात्मक अध्ययन करते हैं यानी हम सूर्य और पृथ्वी की तुलना में अगर आपके और आपके भाई का मास देखेंगे तो बहुत ज़्यादा कम ही है। इस वजह से आप अपने भाई को उतने ताकत से नहीं खींच पा रहे जितना ताकत लग रहा है सूर्य और पृथ्वी के बीच में। भाई वहाँ तो बहुत ज़्यादा बल लग रहा है, तभी तो सूर्य के चारों तरफ पृथ्वी घूमे जा रही है ना। अब यह एक केंद्रीय बल है। कैसा बल है? सेंट्रल फोर्स होता है, अर्थात दो पिंडों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश कार्य करता है। दो पिंडों को मिलाने वाली रेखा के दिशा में कार्य करता है। ठीक है। ऐसा नहीं है जैसे ये दो पिंडों के बीच बल काम करेगा तो इनको मिलाने वाली रेखा की दिशा में काम करेगा ये इसको अपनी तरफ इसी दिशा में खींचेगा और ये इसको अपनी तरफ इसी दिशा में खींचेगा, दोनों मिलाने वाली रेखा की दिशा में कार्य करेंगे। यह बल एक संरक्षी बल होता है। संरक्षी बल, संरक्षी बल क्या होता है? संरक्षी बल ऐसे बल होते हैं जो किसी भी प्रकार की पहली स्थिति और अंतिम स्थिति पर निर्भर करते हैं, बीच के रास्ते पर निर्भर नहीं करते। ठीक है। जैसे कि यह बल या इसके विरुद्ध किया गया कार्य पिंड की प्रारंभिक और अंतिम स्थिति पर निर्भर करता है, पथ की प्रकृति पर नहीं। तो इसको कहते हैं संरक्षी बल यानी कंजर्वेटिव फोर्स जैसे आप ऐसे समझ सकते हैं, मान लीजिए कंजर्वेटिव फोर्स को आप ऐसे समझ सकते हैं। मैं यहाँ पे आपको कंजर्वेटिव फोर्स समझाने का प्रयास करता हूँ, ध्यान से सुनिएगा। जैसे मान लीजिए कि आपको एक तरीके से सीढ़ी दी गई है, आपको ऐसे चढ़ के जाना है। एक रास्ता ये है आपके पास और एक रास्ता ये है यहाँ पे पहुँचने का, एक रैंप है, ऐसे पहुँच सकते हो दो रास्ते हैं आपके पास। एक तो आप इस तरीके से पहुँच सकते हो सीधा कि भाई यहाँ से ए पॉइंट है, बी पॉइंट है, एक ऐसे चले जाओ, या तो आप ए पॉइंट है, बी पॉइंट है, सीढ़ी चढ़ के जाओ, सीढ़ी चढ़ के जाओ।
तो कुछ लोग कहेंगे कि सर मुझे ना सीढ़ी उतरने से अच्छा है कि मैं यहाँ पे लिफ्ट ले लूँ और लिफ्ट लेकर पहुँच जाऊँ ऊपर। ये लिफ्ट है, आप एक तरीके से समझ लीजिए लिफ्ट है, लिफ्ट लेकर के आप सीधा ऊपर पहुँच गए। यहाँ पे क्या हुआ, आपको चल के जाना पड़ा, चल के जाना पड़ा, ठीक है। तो किसमें ज़्यादा बल लगेगा आप बताओ, किसमें ज़्यादा कार्य करना पड़ेगा, किसमें ज़्यादा, किसके विरुद्ध ज़्यादा कार्य करना पड़ेगा? पहली वाली स्थिति में ज़्यादा कार्य करना पड़ेगा या दूसरी वाली स्थिति में, जिसमें आपने लिफ्ट में बस खड़े हो गए, लिफ्ट आपको ऊपर पहुंचा दी, ठीक है। तो कई सारे ऐसे बल होते हैं जो कि प्रारंभिक और अंतिम स्थिति पे निर्भर करते हैं, बीच के रास्ते पे निर्भर नहीं करते कि आप बीच के रास्ते में कैसे ले रहे हो, आप सीढ़ी चढ़ के जा रहे हो या फिर लिफ्ट से जा रहे हो, कैसे जा रहे हो नहीं पता, उससे मतलब ही नहीं है। हमें बस पहली स्थिति और अंतिम स्थिति से मतलब है बस। ऐसे बलों को हम कहते हैं संरक्षी बल, कंजर्वेटिव फोर्स, ठीक है। तो जब किसी बल या उसके विरुद्ध किया गया कार्य पिंड की प्रारंभिक और अंतिम स्थिति पर निर्भर करता है, पथ की प्रकृति पर निर्भर नहीं करता, पथ कैसा होगा इस पर निर्भर नहीं करता, तो बल को हम क्या कहते हैं, संरक्षी बल कहते हैं। ऐसे बलों को हम क्या कहते हैं, संरक्षी बल कहते हैं साथियों, ठीक है। चलिए अब बात आती है विद्युत चुंबकीय बलों की, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स की बात आती है। अच्छा, विद्युत चुंबकीय बल क्या होते हैं? विद्युत चुंबकीय बल बहुत ही शानदार चीज है। कैसे सर? यहाँ पे क्या होता है, आवेशों की बात होती है। मान लीजिए यहाँ पे Q1 आवेश है, मान लीजिए यहाँ पे Q2 आवेश है। आवेश जानते हैं आप सभी, आवेश दो प्रकृति के, दो प्रकार के होते हैं। कोई भी आवेश की बात करी जाए तो आवेश दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के बाबू? दो प्रकार के। एक होता है धनावेश और एक होता है ऋणावेश। आप इसे ऐसे समझ सकते हैं कि धनावेश का अर्थ आप समझ लीजिए प्रोटॉन है और ऋणावेश का मतलब समझ लीजिए इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। तो धनावेश मतलब प्रोटॉन, ऋणावेश मतलब इलेक्ट्रॉन। अब मान लीजिए कि यहाँ पर कोई भी एक प्रोटॉन हो, यहाँ पे कोई एक प्रोटॉन हो, तो जब दो धनावेश पास पास स्थित होते हैं तो एक दूसरे को धक्का मारते हैं, एक दूसरे को रिपेल करते हैं, ठीक है। अगर यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन होगा, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन होगा, दोनों ऋणावेशित होते हैं, तब भी एक दूसरे को धक्का मारते हैं। अब अगर एक प्रोटॉन होता है, एक इलेक्ट्रॉन होता है, तो एक दूसरे को आकर्षित करते हैं कि भाई हम तो आकर्षित करेंगे, ठीक है। तो मान लीजिए कि दो आवेश हैं, यहाँ पे कोई भी हो सकता है, चाहे प्रोटॉन प्रोटॉन हो, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन हो, या फिर एक प्रोटॉन एक इलेक्ट्रॉन हो, तीनों केसेस में कुछ भी हो सकता है, ठीक है। यहाँ पे हमने आवेश को दिखाया Q1 से, इस वाले आवेश को Q2 से दिखाया। इनके बीच की दूरी लेट से R है। तो इनके बीच जो बल कार्य करता है वो बल भी दो चीजों पे निर्भर करेगा। पहला, आवेशों के परिमाणों के गुणनफल पर, यानी Q1 Q2 के मल्टीप्लिकेशन पर। दूसरा निर्भर करेगा इनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती। इस प्रकार से इसका अर्थ क्या हुआ? इसका अर्थ हुआ कि ये भी व्युत्क्रम वर्ग के नियम का पालन करता है। इनके बीच लगने वाला बल भी व्युत्क्रम वर्ग का नियम का पालन करता है, ठीक है सर। तो यहाँ पे दो समीकरण बन गए, इसको समीकरण 1 बना दीजिए, इसको समीकरण 2 बना दीजिए। समीकरण 1 और समीकरण 2 से अगर सॉल्व करेंगे तो Q1 Q2 अपॉन में R स्क्वायर, और अगर हम इसको बराबर करेंगे तो यहाँ पे एक कांस्टेंट आता है K, और क्या लिखते हैं, Q1 Q2 अपॉन में R स्क्वायर। अब अगर इस K की बात करी जाए तो K होता है जो यहाँ पे एक कांस्टेंट होता है जिसका मान होता है 9 × 10 की घाते 9, और मात्रक की बात करी जाए तो मात्रक लगेगा न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलॉम स्क्वायर, ये होता है K, ठीक है। तो इस प्रकार से आप यहाँ पे K लिखते हो। बट यहाँ पे जो K आपको, यहाँ पे जो कैपिटल G मिला था, यहाँ पे जो आपको कैपिटल G मिला था, इसको हम कहते हैं सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक। ऐसा इसलिए कहते हैं क्योंकि अगर इसके दोनों पिंडों के बीच में आप तेल पानी कुछ भी भर दोगे, कागज कुछ भी भर दोगे, तब भी इनके बीच में जो बल है वो उतना ही लगेगा, बल के मान में कोई कमी नहीं आने वाली। इसलिए हम इस G को कहते हैं सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक, ठीक है। जबकि यहाँ पे ऐसा नहीं है, यहाँ पे ऐसा नहीं है साथियों। अगर इनके बीच में आप तेल भर दोगे, पानी भर दोगे, कुछ भी भर दोगे, दो आवेशों के बीच में अगर आप तेल पानी कुछ भी माध्यम भर दोगे, तो माध्यम के रखने पर, आवेशों के बीच में माध्यम के रखने पर बल का मान हमेशा कम हो जाएगा। निर्वात और वायु में दो आवेशों के बीच में अधिक बल लगता है, बशर्ते कि हम उसे माध्यम में रख दें। माध्यम में रखोगे तो बल का मान कम हो जाएगा, ठीक है। इस चीज़ को हमेशा नोट करिएगा। चलिए आगे देखते हैं। अगर इसकी विशेषता की बात करें तो इसकी विशेषता भी कुछ ऐसी ही है, या बल व्युत्क्रम वर्ग के नियम का पालन करता है, या बल आकर्षण और प्रतिकर्षण दोनों प्रकार का होता है, या एक दीर्घ परास बल है यानी कि लंबी दूरी वाला बल है, या बल एक केंद्रीय बल है यानी सेंट्रिक फोर्स होता है। सेंट्रिक फोर्स का क्या मतलब होता है कि भाई सेंटर पे काम करेगा, यानी इस प्रकार से, जैसे केंद्रीय बल का मतलब होता है इसका जो केंद्र होता है, दोनों आवेशों का जो केंद्र होता है, मान लीजिए Q1 आवेश है, Q2 आवेश है, केंद्र को मिलाने वाली रेखा पे ये कार्य करेगा।
यानी अगर ये इसको खींचेगा तो इसी रेखा में खींचेगा, ये इसको खींचेगा तो इसी रेखा में खींचेगा। ऐसे फोर्सेस को क्या कहते हैं? केंद्रीय बल कहते हैं, ठीक है। यह एक संरक्षी बल है। संरक्षी हमने पीछे भी पढ़ा था। संरक्षी क्या पढ़ा था कि भाई प्रारंभिक और अंतिम अवस्था पर निर्भर करता है, बीच के मार्ग पे निर्भर नहीं करता है। तो हम उसे क्या कहते हैं? हम उसे कहते हैं संरक्षी बल कहते हैं साथियों, ठीक है। चलिए अब बारी क्या आती है सर? अब बारी आती है कि हम पढ़ें संरक्षण नियम। संरक्षण नियम क्या होते हैं? कुछ ऐसे प्रकृति में पाए जाने वाले नियम होते हैं साथियों जिन्हें हम अस्वीकार नहीं कर सकते, यानी कि ये फिक्स है, इसे ईश्वर ने बना दिया कि दुनिया में कुछ चीजें संरक्षित हैं तो है। जैसे कि आप कह सकते हो ऊर्जा संरक्षण का नियम। आपने शायद ऊर्जा संरक्षण का नियम इसमें पहले पढ़ा हो। ऊर्जा संरक्षण का नियम ये होता है कि कोई भी एक ऊर्जा है, जैसे कि स्थितिज ऊर्जा या फिर गतिज ऊर्जा, ये हमेशा क्या होगी? किसी भी बॉडी की कुल ऊर्जा हमेशा फिक्स होगी। ऊर्जा को ना तो पैदा किया जा सकता है, ऊर्जा को ना तो नष्ट किया जा सकता है। इसे सिर्फ एक रूप से दूसरे रूप में बदला जा सकता है। बात समझे आप? ऊर्जा को सिर्फ ना तो पैदा किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है, इसे सिर्फ एक रूप से दूसरे रूप में बदला जा सकता है। उदाहरण के स्वरूप हम समझते हैं, मान लीजिए कि एक पेड़ है। मान लीजिए एक पेड़ है और पेड़ से गिर रहा है सेब। पेड़ से गिर रहा है सेब। मान लीजिए अभी प्रारंभिक स्थिति है, सेब लटका हुआ है। जब सेब लटका हुआ होता है साथियों, तो इस समय इसकी ऊंचाई होती है जमीन पर, जमीन से इसकी काफ़ी ऊंचाई होती है। तो इस समय इसकी पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होती है, जो स्थितिज ऊर्जा होती है वो मैक्सिमम होती है, अधिकतम होती है। और इस समय इसकी गतिज ऊर्जा बिल्कुल नहीं होती, क्योंकि अभी लटका हुआ है तो गतिज ऊर्जा कहाँ से होगी, है ना। लेकिन जैसे ये टूट करके गिरता है तो गिरते गिरते अगर ये रास्ते में आ गया साथियों, तो रास्ते में आते आते इसकी पेड़ से ऊंचाई, जमीन से ऊंचाई इसकी घट जाती है। जैसे ये रास्ते में आएगा, टूट जाएगा, टूट के जब ये गिरेगा तो अब इसकी जमीन से ऊंचाई जो है घट गई है। पहले इतनी थी, अब इतनी हो गई है। तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी जो है, जो स्थितिज ऊर्जा है, वो घटती है। स्थितिज ऊर्जा घटती है और इसकी गतिज ऊर्जा बढ़ती है, क्योंकि अभी एक गतिमान अवस्था में आ गया, गति की अवस्था में आ गया, तो अब इसकी गतिज ऊर्जा बढ़ जाएगी। तो अब यहाँ पे स्थितिज ऊर्जा यहाँ पे लॉस करता है और गतिज ऊर्जा इसकी बढ़ जाती है। और फिर धीरे धीरे जब ये जमीन पे पहुंचने वाला होता है, उस क्षण की बात करें भाई, अब ये जमीन पे पहुंचने वाला है, इस क्षण की बात करें तो जमीन पे पहुंचते समय इसकी जो काइनेटिक एनर्जी होती है, यानी गतिज ऊर्जा होती है, वो मैक्सिमम हो जाती है। और इसकी जो पोटेंशियल एनर्जी होती है, चूंकि ये जमीन पे लगभग पहुंच चुका है, तो पोटेंशियल एनर्जी इसकी 0 हो जाती है। तो इस तरीके से इसकी पूरी ऊर्जा जो थी वो संरक्षित थी। जो इसकी कंप्लीट एनर्जी थी, टोटल एनर्जी थी, कुल ऊर्जा थी, वो संरक्षित थी, वो नहीं बदली, उसमें कोई बदलाव नहीं आया। वास्तव में जो पहले पोटेंशियल एनर्जी अगर मान लीजिए 100 जूल थी, तो इसकी काइनेटिक एनर्जी 0 थी। धीरे धीरे जब नीचे आ रहा था तो पोटेंशियल एनर्जी 50 होकर काइनेटिक एनर्जी 50 हो गई, लेकिन और नीचे आया तो काइनेटिक एनर्जी 100 हो गई, पोटेंशियल एनर्जी 0 हो गई। तो कुल मिला के हुआ कुछ नहीं, जैसे जैसे ये नीचे आ रहा था तो पोटेंशियल एनर्जी धीरे धीरे काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो गई। तो ऊर्जा क्या हुई? एक रूप से दूसरे रूप में बदल गई। ऊर्जा का यहाँ पे सिर्फ रूपांतरण हुआ है, ऊर्जा ना तो उत्पन्न हुई है और ना ही नष्ट हुई है। इसी को कहते हैं ऊर्जा संरक्षण का नियम। बात आती है अब आवेश संरक्षण का नियम क्या होता है सर? आवेश संरक्षण का नियम भी बता दीजिए। आवेश संरक्षण का नियम वेरी आसान है, बहुत आसान है। जैसे आप मान लीजिए उदाहरण स्वरूप हम मानते हैं, हम उदाहरण ले लेते हैं इसमें आवेश संरक्षण में। आवेश संरक्षण में हम एक उदाहरण ले लेते हैं कि भैया हम जो है क्या करने वाले हैं, एक कंघा ले लेते हैं, एक कॉम्ब ले लेते हैं, इस तरीके से एक कॉम्ब ले लेते हैं। एक कॉम्ब ले लिया। कॉम्ब को जब आप बालों में घिसते हैं तो उससे क्या होता है, आप फिर छोटे छोटे कागज के टुकड़े या धूल के कण लेते हैं, उसके पास लाते हैं तो कंघे के ऊपर ये सारी चीजें चिपक जाती हैं। ऐसा क्यों होता है सर? ऐसा इसलिए होता है कि जब आप बालों में घिसते हैं कंघे को, तो हमारा जो कंघा होता है वो चार्ज हो जाता है, यानी आवेशित हो जाता है। अब चूंकि कंघा हमारा आवेशित हो चुका है, तो जो हमारे छोटे छोटे कागज या धूल के कण होते हैं, ये इस पे ऊपर तो उतना चार्ज होता नहीं है, तो इनके ऊपर लेस चार्ज होता है इसकी तुलना में। लेट्स से हम कहते हैं कि इसके ऊपर ना ज़्यादा चार्ज आ गया, इसके ऊपर कम चार्ज है। जो हमारे धूल के कण कागज हैं, इनके ऊपर वास्तव में कोई चार्ज नहीं होता, ये तो न्यूट्रल होते हैं, उदासीन होते हैं। लेकिन अगर मैं आपसे कहूँ कि 0 बड़ा है कि -1, तो आपका कहीं ना कहीं जवाब होगा कि -1 छोटा है, 0 बड़ा है। आप जानते हो ये बात, है ना, कि -2 हो, -3 हो तो ये छोटे होंगे। तो जब भी आप बालों को रगड़ते हो कंघे से, तो कई सारे इलेक्ट्रॉन कंघे पर आ जाते हैं। अब इसको आप देखते हैं, ओवरऑल देखते हैं,
तो ये हमारा जो नेगेटिवली चार्ज हो गया, और इसकी तुलना में, इसके कंपैरिजन में जो हमारे ये कागज, धूल के कण, ये सब होते हैं, ये सब पॉजिटिवली चार्ज होते हैं। इसकी तुलना में ये सब पॉजिटिव है, ठीक है। इसकी तुलना में ये चूंकि पॉजिटिव होते हैं, तो पॉजिटिव और नेगेटिव का यहां पे अट्रैक्शन हो जाता है, और ये सारे जाकर के इस कंघे में चिपक जाते हैं। यहां पे भी हमें ये देखने को मिलता है कि किसी भी प्रकार का चार्ज उत्पन्न नहीं हुआ, किसी भी प्रकार का चार्ज नष्ट नहीं हुआ। जब हमने बाल से कंघे को रगड़ा था तो आवेश निकल करके हमारे बालों से कहां चला गया? कंघे पर चला गया। अगर इलेक्ट्रॉन मेरे बालों से निकल के कंघे पर आया है तो कहीं ना कहीं मेरे बालों में पॉजिटिव चार्ज आ चुका है, मेरे बालों में अब पॉजिटिव चार्ज है, और कंघे पर क्या आ चुका है? नेगेटिव चार्ज आ चुका है। यहाँ पे किसी भी प्रकार का आवेश पैदा नहीं हुआ, बल्कि एक बॉडी से दूसरे बॉडी में बस ट्रांसफर हुआ है, स्थानांतरित हुआ है, ठीक है। आगे देखते हैं रेखीय संवेग संरक्षण का नियम। रेखीय संवेग संरक्षण के नियम को थोड़ा सा समझते हैं। रेखीय संवेग संरक्षण के नियम को अगर समझा जाए साथियों, तो आप एक बंदूक ले सकते हैं, एक बंदूक ले सकते हैं, और बंदूक लेने के बाद आप बंदूक की जैसे ही गोली फायर करते हैं, तो गोली फायर करते समय आप देखते हो कि इसकी गोली आगे की तरफ चली जाती है, आगे की तरफ इसकी गोली चली गई, तो ये गोली हो गई, ये गोली हो गई, और ये हो गई बंदूक, ये हो गई बंदूक। जैसे ही आप बंदूक फायर करते हो, गोली आगे की तरफ भागती है। तो क्या आप जरा से एक बार नोट करिएगा कि जब जैसे ही गोली आगे की तरफ भागती है, बंदूक तुरंत पीछे की तरफ होती है, बंदूक तुरंत पीछे की तरफ झटका मारती है। अब इसमें हम क्या समझते हैं? इसमें हम समझते हैं कि जैसे ही बंदूक आगे की तरफ गई तो इसका संवेग प्राप्त हुआ m1v1 आगे की तरफ, और इसका संवेग इधर की तरफ तुरंत प्राप्त हुआ, पीछे की तरफ प्राप्त होता है m2v2, यानी विपरीत दिशा में एक और संवेग प्राप्त हुआ। गोली आगे की तरफ गई, बंदूक पीछे की तरफ आई, यहां पे भी संवेग का संरक्षण हुआ, रेखीय संवेग संरक्षित रहा, यानी कि m1v1 बराबर m2v2। इसी को कहते हैं रेखीय संवेग संरक्षण का नियम। जितना आगे की तरफ संवेग प्राप्त हुआ, उतना ही हमें पीछे की तरफ संवेग मिलता है, यानी संवेग ना तो पैदा हुआ ना तो उत्पन्न हुआ अगर बाह्य बल की अनुपस्थिति रहे। फिर से सुनिए मेरी बात ध्यान से, यहाँ पे कोई बाहर से बल नहीं लगा है, तो अगर बाह्य बल की अनुपस्थिति रहे तो फिर हमारा क्या होता है? कुल संवेग हमेशा संरक्षित रहता है, नेट जो हमारा संवेग रहता है वो जीरो होता है, यानी डेल्टा पी बराबर जीरो होगा, ठीक है। आप ये जानिए बस, कुल संवेग यहाँ पे संरक्षित रहता है, सारा संवेग यहाँ पे संरक्षित रहता है। तो इतनी सारी चीजें साथियों, आज की जो क्लास थी हमारी यहीं तक की थी, जिसमें हमने सारे संवेग संरक्षण के नियम पढ़े, हमने पढ़ा कि किस प्रकार से चीजें होती हैं। लास्ट में हम कुछ और टॉपिक पढ़ लेते हैं, डिस्कशन कर लेते हैं, जैसे कुछ वैज्ञानिक खोजों के बारे में बात कर लेते हैं कि भाई कुछ वैज्ञानिक खोज जो इसमें इंपॉर्टेंट है, चैप्टर में एग्जाम में आता है वैज्ञानिक खोजों के बारे में। जैसे कि अगर हम बात करें गैलीलियो की, तो गैलीलियो ने जड़त्व के नियम की खोज करी थी, और ये इटली के रहने वाले थे। आर्किमिडीज की बात करी जाए साथियों, तो इन्होंने उत्प्लावकता का नियम दिया था, और ये यूनान के रहने वाले थे। आइजैक न्यूटन की बात करी जाए तो ये गति के नियम और गुरुत्वाकर्षण का नियम इन्होंने दिया था, और ये इंग्लैंड के रहने वाले थे। अल्बर्ट आइंस्टीन की बात करी जाए तो अल्बर्ट आइंस्टीन एक प्रकार के प्रकाश विद्युत नियम, अपेक्षिता का सिद्धांत इन्होंने दिया था, और ये जर्मनी के रहने वाले थे। हालांकि बाद में उन्होंने जब विश्व युद्ध चल रहा था तो इन्होंने जर्मनी को छोड़ दिया था। माइकल फैराडे की बात करी जाए तो इन्होंने विद्युत चुंबकीय प्रेरण नियम दिया था, और ये इंग्लैंड के रहने वाले थे। हाइगेंस ने प्रकाश का तरंग सिद्धांत दिया था, और ये हॉलैंड के रहने वाले थे। इसी प्रकार से और बात करी जाए जो इंपॉर्टेंट कुछ वैज्ञानिक थे, भारत की बात करी जाए तो भारत में हमारे जगदीश चंद्र बोस थे। ये अति लघु तरंगे जो माइक्रोवेव्स होती है उनकी खोज करी थी, और इसी की सहायता से रेडियो वेव्स और जो आज का इंटरनेट चलता है, जो आज आप इंटरनेट यूज़ करते हो 3G 4G 5G, ये सब जगदीश चंद्र बसु की ही देन है, ठीक है। मैक्सवेल की बात करी जाए तो मैक्सवेल नाम के साइंटिस्ट ने प्रकाश का विद्युत चुंबकीय तरंग सिद्धांत देखा था, और ये इंग्लैंड के रहने वाले थे। अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने परमाणु का नाभिकीय मॉडल दिया था, और रदरफोर्ड के बारे में जैसा कि आप जानते हैं इन्होंने परमाणु के अंदर जो नाभिक होता है उसकी खोज करी थी, और साथ ही साथ
नाभिक के अंदर जो प्रोटॉन होता है उसकी भी खोज करी थी। दोनों का श्रेय इन्हीं को ही जाता है। तो अर्नेस्ट रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल दिया था इन्होंने, जो कि न्यूजीलैंड के रहने वाले थे। सत्येंद्र नाथ बोस जो कि एक इंडियन थे, इन्होंने क्वांटम यांत्रिकी की खोज करी थी। और लास्ट में हम देखेंगे डे ब्रॉगली, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इन्होंने द्रव की तरंग प्रकृति की खोज करी थी। तो एग्जाम में आपसे इससे क्वेश्चन बन सकता है कि द्रव्य की तरंग प्रकृति की खोज किसने करी थी। 4 ऑप्शन दे देगा, आपको याद रखना है कि डे ब्रॉगली ने द्रव्य की तरंग प्रकृति की पुष्टि करी थी, खोज करी थी। ठीक है, तो इसी प्रकार से मिलते हैं आप सभी से अगली वीडियो में। अगर अभी तक आप अभी तक आप नीव बैच से नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाइए और अपने सपनों को पूरा करिए। टॉपर बनने के, 12th में टॉपर बनने के सपनों को पूरा करिए। प्यारे बच्चों, मिलते हैं आप सभी से न्यू बैच की क्लास में। बस इतना ही कहूँगा, मेहनत करते रहिए, सफलता एक दिन जरूर मिलेगी। अगर आप में काबिलियत है, अगर आप में क्षमता है, अगर आपने सपने देख रखे हैं और आप पूरा करना चाहते हैं तो लग जाइए आज से। आपके सपने हकीकत में बदल सकते हैं। आप विश्वास रखिए, एक दिन सपने पूरे हो जाएंगे। मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद, जय भारत, बाय बाय, टेक केयर।